तो आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि द एलिवेटर शोन इन द फिगर इज डिसेंडिंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द मास ऑफ द ब्लॉक ए इज 0.5 kg. What force exerted by the block A on the block B? कह रहा है इसमें कि एक एलिवेटर है, ओके, और ये जो एलिवेटर है ना वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से नीचे आ रही है विथ एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से नीचे आ रही है। इस एलिवेटर में ना दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं, एक ब्लॉक है बी और इस बी के ऊपर एक दूसरी ब्लॉक रखी गई है ब्लॉक ए। इस ब्लॉक ए का मास दे रखा है इसने 0.5 kg और कह रहा है कि बताइए ये ब्लॉक ए इस ब्लॉक बी पर कितनी फोर्स लगाएगी। ठीक है जी, क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक एलिवेटर है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही है विथ एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही है। इस लिफ्ट के अंदर दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं, ब्लॉक बी एंड ब्लॉक बी के ऊपर एक ब्लॉक और रखी गई है ब्लॉक ए। तो कह रहा है बताइए ये ब्लॉक ए इस ब्लॉक बी के ऊपर कितना फोर्स एग्जर्ट करेंगे। तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम ब्लॉक ए पर लगने वाली फोर्स को डिसाइड कर लेते हैं। देखो, एक तो ब्लॉक ए पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगी, कौन सा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी m इंटू जी, जहाँ पर m क्या है? द मास ऑफ ब्लॉक ए है एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इतना तो लगना है। अब क्या आ रही है, ये एलिवेटर ना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से नीचे आ रही है। ये एलिवेटर विथ एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से नीचे आ रही है। तो इस ब्लॉक ए पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रही है। हम ब्लॉक ए के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है ना जी? तो इसलिए ब्लॉक बी पर मत सोचना, ब्लॉक बी के बारे में मत सोचना, तुम ब्लॉक ए के बारे में ही सोचना, क्योंकि तुमको ब्लॉक ए से ही काम है। तो क्योंकि लिफ्ट ये एलिवेटर नीचे आ रही है विथ एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से नीचे आ रही है, इसलिए ब्लॉक ए पर ऊपर की तरफ एक सूडो फोर्स लगेगी। और वो कितना लगेगी? तो ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इस ब्लॉक ए पर एक सूडो फोर्स लगेगी और वो लगेगी m इंटू ए, जहाँ पर m क्या है? द मास ऑफ ब्लॉक ए एंड ए क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट। यदि आपने सूडो फोर्स वाला मेरा लेक्चर देखा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी ये कैसे लग रहा है। तो चलिए अब लिखते हैं इक्वेशन। तो मैं लिखूंगा नेट फोर्स, मुझे क्या फाइंड करनी है? नेट फोर्स एक्टिंग बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी। तो लिखिए नेट फोर्स एक्टिंग बाय ब्लॉक ए ऑन द ब्लॉक बी। चलो हमने मान लिया कि ब्लॉक ए ब्लॉक बी के ऊपर एक फोर्स लगा रही है F। तो हम लिखेंगे F बराबर mg माइनस ma। mg नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ma वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। हम लिखेंगे F इक्वल टू mg माइनस ma। यहाँ पर क्या करेंगे, m को कॉमन ले लेंगे और लिखेंगे g माइनस a। देखो यहाँ पर ब्लॉक बी है ना, इसका कोई रोल है नहीं इस क्वेश्चन में इसका कोई रोल नहीं है। किसका? ब्लॉक बी का, क्योंकि ये ब्लॉक बी ब्लॉक ए के लिए एक बेस का काम कर रहा है, एक फ्लोर का काम कर रहा है, एक सरफेस का काम कर रहा है। बस इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में ब्लॉक बी का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो तुम ब्लॉक बी को एक सरफेस मानकर चलना, ब्लॉक बी को एक सरफेस मान के चलना फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर तुम m का वैल्यू लिखे हुए, m का वैल्यू कितना है? m क्या है? मास ऑफ ब्लॉक ए। तो ब्लॉक ए का मास दे रखा है क्वेश्चन में 0.5 kg। तो तुम लिखोगे 0.5 kg इंटू जी का वैल्यू 10 एंड ए का वैल्यू कितना है? दे रखा है ना। ए क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर है, और एलिवेटर किस एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है? तो विथ एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से नीचे जा रही है। तो यहाँ पर ए हो जाएगा 2, इसको सॉल्व कीजिए तो 0.5 इंटू 8, ये पॉइंट को आप उड़ाएंगे तो नीचे में 10 आएगा, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 4 दूना के 8। इस तरह से ए बराबर आपको मिल गई 4
न्यूटन, ये 4 है, 4 न्यूटन। मतलब ब्लॉक ए ब्लॉक बी पर एक फोर्स लगा रही है, और कितना लगा रही है? तो 4 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है अ पेंडुलम इज हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए कार हैविंग एन एक्सेलरेशन ए नॉट विथ रिस्पेक्ट टू द रोड, फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विथ द वर्टिकल। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक कार है, चलो मैं एक कार का स्केच बना दे रहा हूं, सिंपल स्केच। ये कार है, इस कार के सीलिंग से एक ब्लॉक लटक रही है, पेंडुलम लटक रही है। इस कार के सीलिंग से एक पेंडुलम लटक रही है। जब तक ये कार रेस्ट में रहेगा ना, मतलब कार रेस्ट में रहेगा, जब तक ये कार रेस्ट में रहेगी तो ये ब्लॉक बिल्कुल इसी तरह से सीधे हैंग करेगा, सीधे डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हैंग करता रहेगा। कब? जब कार रेस्ट में रहेगी। जब ये कार रेस्ट में रहेगी ना, तो ये पेंडुलम बिल्कुल सीधा हैंग करेगा। लेकिन जब ये कार ए एक्सेलरेशन से, ए नहीं ए नॉट दे रखा है, ए नॉट एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी ना, तो इस पेंडुलम पर पीछे की तरफ एक सूडो फोर्स लगेगा। देखो इसके पहले वाला भी क्वेश्चन सूडो फोर्स पर था, और ये भी क्वेश्चन सूडो फोर्स पर ही बेस्ड है। ओके जी। तो जब ये कार ए एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी, तो इस पेंडुलम पर पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स लगेगा। तो ये क्या करेगा ना, पेंडुलम यहां से शिफ्ट कर जाएगा। ये पेंडुलम ऐसे ना होकर के ऐसे शिफ्ट कर जाएगा। जब तक कार खड़ी थी ये पेंडुलम ऐसे ही रहेगा, लेकिन जैसे ही कार आगे की तरफ मूव करेगी ना विथ एन एक्सेलरेशन ए नॉट, तो इस पेंडुलम पर एक पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगी, सूडो फोर्स, और ये पेंडुलम कुछ इस तरह से ऐसे शिफ्ट कर जाएगा। पेंडुलम क्या कर जाएगा? तो ऐसे शिफ्ट कर जाएगा। अच्छा, ये पेंडुलम ऐसे क्यों शिफ्ट किया? क्योंकि इस पेंडुलम पर पीछे की तरफ एक सूडो फोर्स लग रही है। और कह रहा है, और हम मान लिए कि ये पेंडुलम है जो है ना, ये वर्टिकल से कोई एंगल बना रहा है थीटा। ये पेंडुलम वर्टिकल से कोई एंगल बना रहा है थीटा। तो क्वेश्चन में आपसे इसी थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन में आपसे इसी थीटा का वैल्यू पूछ रहा है कि बताइए इस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए बस इक्वेशन लगाते हैं। पहले देखो मैं इसका यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ, एक फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, समझ के चलो। ये पेंडुलम इधर हैंग करेगा। हमने मान लिया कि इस पेंडुलम का मास स्मॉल m है। पेंडुलम वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रही है, जिसको हमको कैलकुलेट करना है। चलिए इस पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है। ये तो क्वेश्चन का डायग्राम है ना, इसको हमने FBD ले लिया, फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस पेंडुलम पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg, जहाँ पर m क्या है? तो मास ऑफ द पेंडुलम, g द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि ये पेंडुलम एक स्ट्रिंग से, एक लाइट स्ट्रिंग से कार के सीलिंग से बंधी हुई है, तो इस स्ट्रिंग में एक टेंशन डेवलप हो जाएगी, इस स्ट्रिंग में एक टेंशन डेवलप हो जाएगी। और यदि मैं बात करूँ ना, यदि ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। यदि ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। देखो जेड बन रही है ना, ये जेड बन रही है, तो ये थीटा, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। ये भी एंगल क्या हो जाएगी? देखो ये भी एंगल थीटा हो जाएगी। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर जगह नहीं था, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगी। तो अब चलो कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं, किसका? टेंशन टी का। क्योंकि टेंशन टी यहाँ पर इस एक्सिस के साथ, इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रही है, टेंशन टी इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रही है, इसलिए टी का यहाँ पर जो कंपोनेंट होगा क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा टी कॉस थीटा। इस थीटा को हटा दो, तुम कंफ्यूज कर सकती है। बस इतना समझो कि यदि ये वाला थीटा है ना, तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि देखो जेड बन रही है, जहाँ जेड बनती है वहाँ पर इक्वल एंगल होता है ना। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, और टी साइन थीटा किधर हो जाएगा? एक बार इधर लेंगे टी कॉस थीटा, और एक बार इधर आएगा टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा किधर आएगा? तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर आएगा। ये हो जाएगा टी साइन थीटा। और ब्लॉक पर पीछे की तरफ एक फोर्स लग रही है,
इस टी साइन थीटा को थोड़ा सा नीचे दिखा देते हैं यहाँ पर, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। एक हो जाएगा टी कॉस थीटा, एक हो जाएगा टी साइन थीटा, टेंशन टी का कंपोनेंट। इस ब्लॉक पर एक और फोर्स लग रही है ना, यस, इस ब्लॉक पर पीछे के डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रही है, और उस फोर्स का नाम है सूडो फोर्स, और वो हो जाएगा मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द कार। सूडो फोर्स कितना हो जाएगा, मास ऑफ द ब्लॉक दैट इज स्मॉल m एंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार दैट इज ए नॉट। सारे फोर्स लग चुकी, इस पेंडुलम पर सारे फोर्स लग चुकी। अब आपको इक्वेशन लिखनी है, तो चलिए इक्वेशन लिखते हैं। टी साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, तो एम ए नॉट बैलेंस कर रहा है, तो मैं लिख रहा हूं टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए नॉट, इक्वेशन नंबर 1। टी कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, तो एम जी बैलेंस कर रहा है, हम लिखेंगे टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू जी, इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे ना, इक्वेशन 1 में डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 से, तो मैं लिखूंगा टी साइन थीटा अपॉन में टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए नॉट अपॉन में एम जी। एम से एम गया, टी से टी गया, और साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन में जी। आपको क्या चाहिए, थीटा का वैल्यू चाहिए ना, इस थीटा का वैल्यू चाहिए, तो आप यहां से लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए नॉट अपॉन में जी। लीजिए आपकी थीटा का वैल्यू आ गई। ये जो पेंडुलम होगा ना, वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगी, तो tan इनवर्स ए नॉट अपॉन में जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय 2 strings मेकिंग एंगल्स अल्फा एंड बीटा विथ द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। इसमें कह रहा है कि एक ब्लॉक है जिसकी मास स्मॉल m है, और ये ब्लॉक 2 स्ट्रिंग के हेल्प से हैंग कर रही है। इस स्ट्रिंग में टेंशन है T1 और इस स्ट्रिंग में टेंशन है T2। ये जो T1 वाला स्ट्रिंग है ना, वो हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रही है, और ये जो T2 वाला स्ट्रिंग है वो हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा एंगल बना रही है। तो बोल रहा है बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन T1 एंड T2। ओके, तो चलिए सबसे पहले इस पर लगने वाले सारे फोर्स को देख लेते हैं। तो एक फोर्स तो आपको भी दिख रहा है, सीधे सीधे एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg। क्योंकि ये टेंशन T1 इस हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रही है, इसलिए इस लाइन पर इस टेंशन T1 का जो कंपोनेंट होगा ना, वो होगा T1 cos अल्फा। इस T1 का हम कंपोनेंट ड्रा कर रहे हैं, तो इस T1 का इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा T1 cos अल्फा, और इस T1 का वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा ना, वो हो जाएगा T1 sin अल्फा। ठीक है जी। अब देखो T1 का तो कंपोनेंट हो गया, इस T2 का कंपोनेंट देखो। इस T2 का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा ना, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, T2 cos बीटा, क्योंकि इस एक्सिस के साथ एंगल बीटा बन रही है ना, इसलिए इस एक्सिस पर जो T2 का कंपोनेंट होगा वो होगा T2 cos बीटा। और एक कंपोनेंट इधर आया तो एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T2 sin बीटा। ठीक है, इस T1 और T2 का हमने कंपोनेंट ड्रॉ कर लिया। अब आप इक्वेशन लिखिए। देखो इस T1 cos अल्फा को कौन बैलेंस कर रहा है, तो T2 cos बीटा बैलेंस कर रहा है। T1 cos अल्फा को कौन बैलेंस कर रहा है, तो T2 cos बीटा बैलेंस कर रहा है। तो पहले हम इसी को लिख ले रहे हैं, तो T1 cos अल्फा इज इक्वल टू T2 cos बीटा। यहां से आप लिख लेना T1 इज इक्वल टू T2 cos बीटा अपॉन में cos अल्फा। ये बीटा है, ये बीटा है। और इसको मान लो तुम इक्वेशन नंबर 1,
इसकी हमको आगे जरूरत पड़ेगी। ओके जी, ये वाला इक्वेशन लिखा गया। अब ये वाला इक्वेशन लिखिए। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें देखो mg को बैलेंस कर रहा है ऊपर में लगने वाली दो फोर्स। ऊपर की तरफ दो फोर्स लग रही है ना, एक लग रही है T1 साइन अल्फा और एक लग रही है T2 साइन बीटा। सर T1 लग रही है, फोर्स बोल रहे हैं आप, टेंशन लग रही है, टेंशन इज आल्सो अ फोर्स। तो ऊपर में दो फोर्स लग रही है, एक लग रही है T1 साइन अल्फा और दूसरा लग रही है T2 साइन बीटा। इनको कौन बैलेंस कर रहा है, तो इनको बैलेंस कर रहा है mg। तो मैं लिखूंगा T1 साइन अल्फा प्लस T2 साइन बीटा। ऊपर की तरफ दो फोर्स लग रहे हैं ना, इसलिए हम दोनों को ऐड कर दिए। इज इक्वल टू, इनको कौन बैलेंस कर रहा है, तो अकेला mg, अकेला mg। ओके चलो, अब क्या करें, इस T2 को एलिमिनेट कर दीजिए। मुझे T1 और T2 का वैल्यू फाइंड करने है ना, तो इस T2 को एलिमिनेट कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1। विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 बोल रहा है T1 इक्वल टू T2 cos बीटा अपॉन में cos अल्फा। तो चलिए T2 को एलिमिनेट करो, तो T1 साइन अल्फा प्लस T2 को एलिमिनेट करेंगे ना। थोड़ा सा गलत हो गया क्या इधर, यहाँ पर हमको T1 नहीं T2 बराबर लिखना था। इसमें एक करेक्ट कर दे रहा हूं मैं, T2। वैसे तो T1 का भी वैल्यू आ जाता है, T1 का वैल्यू पुट कर देते हैं, कोई बात नहीं। चलो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 cos अल्फा अपॉन में cos बीटा। T2 इक्वल टू T1 cos अल्फा अपॉन में cos बीटा। T1 से भी निकल जाता, यहाँ पर आपको T2 के बदला T1 को एलिमिनेट करना पड़ता, तो T2 का वैल्यू आता, उसके बाद T1 का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। चलिए, तो पहले हमको T1 का वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हमने T2 को एलिमिनेट कर रहा हूं। हम यहाँ पर मैं T2 को एलिमिनेट कर रहा हूं, तो T2 के जगह पे क्या लिख देंगे हम, T1 cos अल्फा अपॉन में cos बीटा। अभी तक हमने T2 का वैल्यू लिखा, T1 cos अल्फा अपॉन में cos बीटा, और यहाँ पर एक और चीज है T2 के साथ, कौन, साइन बीटा। तो यहाँ पर लिखिए इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू mg। अब क्या करें, इस T1 को कॉमन ले लेते हैं। T1 को कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन में कॉस बीटा इंटू साइन बीटा, ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू mg। ओके, अब चलो इसको नोट करो, उसके बाद आगे सोल्व करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, लेकिन इसको मिटाने से पहले अपना जो इक्वेशन नंबर 1 था ना, T2 इक्वल टू T1 cos अल्फा अपॉन में cos बीटा, इसको मैं इधर कहीं लिख ले रहा हूँ। इधर T2 कितना आया है, T2 इक्वल टू T1 cos अल्फा अपॉन में cos बीटा, इनकी हमको आगे आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमने इसको साइड में लिख लिया। अब इसको हम मिटाते हैं। ये वाला अपना लास्ट स्टेप था इक्वेशन का, तो यहाँ से हम इक्वेशन को आगे सोल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे T1 ब्रैकेट में, नीचे में cos बीटा को आप एलसीएम ले लीजिए, cos बीटा को हमने एलसीएम ले लिया, तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाइए, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर cos बीटा को हमने एलसीएम ले लिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, और यहाँ पर हो जाएगी cos अल्फा इंटू साइन बीटा, हो जाएगी ना, यस। और नीचे में हमने cos बीटा को एलसीएम ले रखा है, इज इक्वल टू mg तो है ही ना, mg को छोड़िएगा नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। अब इसको भी हम मिटा देते हैं, इनकी भी हमको कोई आवश्यकता नहीं है अभी। तो अब चीज देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। देखो तुम जानते हो साइन a प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन a प्लस बी बराबर क्या होता है बताइए, ये होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, इसी के
हेल्प से इसी के तर्ज पर मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ऊपर में क्या लिख सकता हूँ, मतलब देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के जगह पर तुम क्या लिख सकते हो, साइन ए प्लस बी। तो ये भी ऊपर वाला, इसी के तर्ज पर हम ऊपर वाला लिखेंगे T1 इक्वल टू T1 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा। इस इक्वेशन की हेल्प से मैं लिख सकता हूँ ऊपर में साइन अल्फा प्लस बीटा। जैसे साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, उसी तरह से साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। चलिए, अपॉन में कॉस बीटा तो है ही, कॉस, अरे ब्रैकेट नीचे क्यों लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पर ब्रैकेट लगेगा, इज इक्वल टू mg। अब क्या करना है जी, सारे को उधर भेज दीजिए, आपको T1 फाइंड करनी है ना, इनको उधर तो भेजना पड़ेगा, तो भेज दीजिए mg cos बीटा अपॉन में साइन अल्फा प्लस बीटा, और ये किसकी वैल्यू है, T1 की वैल्यू है। यदि आपको क्वेश्चन में m का वैल्यू दिया हो, अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हो ना, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हो, तो आप यहाँ से T1 का वैल्यू इजीली फाइंड कर देंगे। अब मुझे T2 का वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो देखो इस इक्वेशन की हेल्प से T2 का वैल्यू फाइंड करते हैं। ये वाला इक्वेशन अपन आया था ना ऊपर में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, T2 इक्वल टू T1 cos अल्फा अपॉन में cos बीटा। T1 को हम एलिमिनेट करेंगे यहाँ से, हम T1 के जगह पर लिखेंगे mg cos बीटा अपॉन में साइन अल्फा प्लस बीटा। अभी तक हमने क्या लिखा, तो इस T1 का वैल्यू लिखा, कहाँ से, तो यहाँ से लिखा, और नीचे में cos बीटा तो है ही, अच्छा ऊपर में cos अल्फा भी तो है, ऊपर में cos अल्फा है और नीचे में cos बीटा है। देखिए cos बीटा से cos बीटा गया ना, इस तरह से आपको T2 बराबर कितना मिल जाएगी, तो mg cos अल्फा अपॉन में साइन अल्फा प्लस बीटा, ये कितना बराबर, तो T2 बराबर, तो T1 का वैल्यू ये आया mg cos अल्फा अपॉन में साइन अल्फा प्लस बीटा, और T2 का वैल्यू आया mg cos अल्फा अपॉन में साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, a light rope fixed at one end of a wooden clamp on the ground passes over a tree branch and hangs on the other side. It makes an angle of 30 degrees with the ground. A man weighing 60 kg wants to climb up ground. If an upward force, a man weighing 60 kg wants to climb up to the rope. The wooden clamp can come out of the ground if an upward force greater than 360 Newton is applied to it. Find the maximum acceleration in the upward direction with which the man can climb safely. ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक रोप है, रोप का एक एंड किसी क्लैंप के हेल्प से, और ये क्लैंप ग्राउंड में फिक्स्ड है, किसी क्लैंप के हेल्प से फिक्स कर दिया गया है। रोप का एक एंड किसी क्लैंप के हेल्प से फिक्स कर दिया गया है, और इस क्लैंप को कहाँ पर फिक्स किया गया है, तो ग्राउंड में फिक्स किया गया है। रोप का दूसरा एंड जो कि ट्री के ब्रांच से होते हुए नीचे लटक रही है, रोप का दूसरा एंड जो कि ट्री के ब्रांच से होते हुए नीचे लटक रही है। इस रोप से एक व्यक्ति ऊपर चढ़ना चाहता है। अब हमने यहाँ पर किसी व्यक्ति का डायग्राम ड्रॉ नहीं किया है, बिकॉज आई एम नॉट अ स्केच आर्टिस्ट, सो मैंने यहाँ पर मैन लिख दिया है। तो इस रोप के हेल्प से एक मैन ऊपर चढ़ना चाह रहा है, और इस मैन का वेट दे दिया इसने 60 kg। तो कह रहा है कि ये जो क्लैंप है ना, ये मैक्सिमम 360 न्यूटन तक फोर्स लगाएगा। ये व्यक्ति ऊपर चढ़ेगा तो ये क्लैंप पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगी ना, तो एक क्लैंप पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगी, लेकिन इस क्लैंप की कंडीशन ये है कि यदि इस क्लैंप पर ऊपर की तरफ 360 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगा तो ये क्लैंप उखड़ जाएगी, ये खूंटा उखड़ जाएगी, तो मैन तो गिर जाएगा ना। जैसे ये क्लैंप उखड़ जाएगी तो मैन तो नीचे गिर जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि बताइए मैन कितना एक्सेलेरेशन से, कितना मैक्सिमम एक्सेलेरेशन से ऊपर चढ़े ताकि ये क्लैंप उखड़े नहीं।
ठीक है जी, क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा बड़ी है लेकिन बनेगा सिर्फ 2 लाइन में। तो चलिए एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। एक रोप है, रोप का एक एंड किसी क्लैंप के हेल्प से ग्राउंड में फिक्स है, रोप का दूसरा एंड किसी ट्री के ब्रांच से होते हुए नीचे लटक रही है और इस एंड से कोई व्यक्ति ऊपर चढ़ना चाह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि ये जो क्लैंप है ना, यदि इस क्लैंप पर ऊपर की तरफ 360 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स लगा तो ये क्लैंप उखड़ जाएगा। जब ये मैन ऊपर चढ़ेगा रस्सी की हेल्प से तो इस क्लैंप पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगी ना, तो कह रहा है कि यदि क्लैंप पर ऊपर के डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में 360 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगा तो ये क्लैंप उखड़ जाएगा। और जैसे ही क्लैंप उखड़ जाएगा तो मैन तो नीचे गिर जाएगा ग्राउंड पर। तो कह रहा है बताइए मैन कितनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ऊपर चढ़े ताकि ये क्लैंप उखड़े नहीं और मैन सेफली ऊपर चढ़ जाए। चलिए फाइंड करते हैं। लैंग्वेज इतना बड़ा है बट बनेगा ये 2 लाइन में, लेकिन उसके पहले आपको तो फाइंड करनी पड़ेगी ना, क्या कि कौन कौन सा फोर्स कहाँ लग रही है। तो ये मैन है, अब मान लेते हैं मैन का मास है स्मॉल m, तो नीचे की तरफ लगेगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg, मैन पर नीचे की तरफ लगेगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg, ऊपर की तरफ लगेगा क्या लगेगा टेंशन T, यहां भी लगेगा ऊपर की तरफ टेंशन T। और क्वेश्चन में एक और चीज दे रखा है, क्या दे रखा है, ये जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग है वो हॉरिजॉन्टल के साथ मतलब ग्राउंड के साथ मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ग्राउंड के साथ एक एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है, तो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ओके, ये जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इस टेंशन का यहां पर 2 कंपोनेंट हो जाएगा, एक हो जाएगा इधर T कोस थीटा और एक ऊपर हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा T साइन थीटा। इस टेंशन का 2 कंपोनेंट हो जाएगा, एक हो जाएगा T कोस थीटा और एक हो जाएगा ऊपर की तरफ T साइन थीटा। थोड़ा अच्छे से ऊपर खींचना पड़ेगा क्योंकि लीजिए ये हो जाएगा T साइन थीटा। इस T का हमने कंपोनेंट ड्रॉ कर लिया, हो गया, सारे फोर्स लग गए। अब आपको इक्वेशन लिखनी है। ये मैन ऊपर चढ़ रहा है ना, ऊपर चढ़ रहा है तो मैं लिखूंगा मैन के लिए इक्वेशन, मैं मैन के लिए इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, यहां पर लिख दे रहा हूं सोल्यूशन। मैन के लिए इक्वेशन लिखने जा रहा हूं मैं, तो क्या लिखूंगा, क्योंकि मैन ऊपर चढ़ रहा है तो मैं लिखूंगा T माइनस mg इक्वल टू ma, T माइनस mg इक्वल टू ma, तो मैं लिखूंगा यहां पर T माइनस mg इक्वल टू m इंटू a, जहां पर स्मॉल m क्या है तो मास ऑफ द मैन है, a इज द एक्सेलरेशन ऑफ द मैन, जिस एक्सेलरेशन से मैन ऊपर चढ़ रहा है, जिसको आपको फाइंड करनी है। ये तो इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है, इक्वेशन फर्स्ट, दूसरा इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं कि T साइन थीटा, यहां पर देखो ये T साइन थीटा किधर लग रही है, इस क्लैंप पर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन लग रही है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस क्लैंप पर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में यदि 360 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स लगी तो ये क्लैंप उखड़ जाएगा। तो यदि मुझे मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए ना, एक्सेलरेशन मैक्सिमम चाहिए, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है, तो यदि आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा T साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो T साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 360 न्यूटन। यदि आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए तो इस T साइन थीटा का भी वैल्यू मैक्सिमम रखना पड़ेगा, तो T साइन थीटा इज इक्वल टू कितना लिखेंगे हम 360 न्यूटन, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि इस क्लैंप पर अपवर्ड डायरेक्शन में 360 न्यूटन से ऊपर का फोर्स लगा, 360 न्यूटन से ऊपर का, 360 न्यूटन पर नहीं उखड़ेगा, 360 न्यूटन से ऊपर जैसी फोर्स बढ़ेगी ना तब ये क्लैंप उखड़ेगा। तो T साइन थीटा बराबर कितने लिखेंगे हम, तो 360। क्यों लिखेंगे 360, क्योंकि मुझे मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए तो मैक्सिमम फोर्स भी लेंगे। यहां से आप लिखेंगे T साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 360। यहां से T बराबर तुमको मिल जाएगी 720 न्यूटन। तुमने T का वैल्यू निकाल लिया, कितना आया 720 न्यूटन, और इस T का वैल्यू यहां पर रखना है इस इक्वेशन 1 में। तो इस इक्वेशन 1 में T का वैल्यू रखो तो तुम लिखोगे 720 माइनस m क्या है, मास ऑफ द मैन, जो कितना है 60 kg दे रखा है क्वेश्चन में, और a इज द एक्सेलरेशन जो आपको फाइंड करनी है।
यहाँ पर mg होगा ना, क्वेश्चन में mg हो जाएगा ना, t माइनस एम जी, एम ए लिखा गया था सॉरी, यहाँ पर t माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। तो मास ऑफ द मैन जो कितना 60 kg इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, ये हो जाएगा 600। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g का वैल्यू 10 हमने ले लिया है, ये हो जाएगा 600। अच्छा, पूरे क्वेश्चन में आपको फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करके चलनी है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। ओके, तो यहाँ पर m का वैल्यू 60 और g का वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा 600। और t का वैल्यू तूने यहाँ से ले लिया 720 इज इक्वल टू m कितना दिया हुआ है 60 kg इंटू a, ये तो फाइंड ही करनी है। यहाँ से तुम लिखोगे 120 इज इक्वल टू 60 a, यहाँ से आपको a इक्वल टू मिल जाएगी कितना 2 मिल जाएगी ना, यस 2 मीटर, ए का वैल्यू कितने मिल गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो मैन मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से ऊपर चढ़ सकता है, तो वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से ऊपर चढ़ सकता है, और ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन बढ़ी तो ये क्लैंप उखड़ जाएगा, क्योंकि जैसे ही एक्सेलरेशन ज़्यादा बढ़ेगी ना, इस क्लैंप पर फोर्स भी बढ़ जाएंगे। तो मैन मैक्सिमम कितनी एक्सेलरेशन से ऊपर चढ़ सकता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से ऊपर चढ़ सकता है। तो ये थी कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एससी वर्मा इन द चैप्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।